10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक महिला ने अपना अंडरवियर खींच निकाला और अपने जूते में डाल दिया, फिर इस जूते को नीचे फेंक दिया। मूल रूप से दोनों इस ऊंचे टॉवर पर फंस गए थे। नीचे जाने वाली एकमात्र सीढ़ी भी अलग हो चुकी थी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सिग्नल नहीं था। बेबस होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। बस उम्मीद थी कि जूते में रखा मोबाइल फोन सहायता का संदेश भेज सके। उम्मीद से भरी हुई छोटी मिवांग युएन सीजिंग से नीचे देख रही थी। तभी उसने आश्चर्य से देखा कि आयरन टावर के नीचे न जाने कब से एक आदमी खड़ा है। बचाव की उम्मीद देखकर दोनों लोग जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण नीचे का आदमी उनकी मदद की पुकार सुन ही नहीं सकता था। लिसा ने बिना कुछ कहे ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना जूता उतारकर फेंक दिया, लेकिन कॉल में व्यस्त आदमी ने गिरे हुए जूते को बिल्कुल नहीं देखा। देखते ही देखते उम्मीदें धुंधली होती चली गईं। लिसा ने तुरंत दूसरा जूता उतारा और बिना हिचकिचाए उसे फेंक दिया। इस बार अच्छे से ये बगल की लोहे की सीढ़ी से टकराई, जिससे अंत में उस आदमी का ध्यान आकर्षित हुआ। अचंभित आदमी को लगा मानो आसमान से सोना गिर पड़ा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक टूटी हुई जूती थी। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और मुड़कर जाने लगा। ये दृश्य देखकर लिसा ने सिग्नल गन निकालकर फायर करने की तैयारी की, लेकिन उसे शाओमी ने कड़ी रोक दिया, क्योंकि उसने देखा कि आदमी इस दिशा में नहीं देख रहा था और अब फायर करने का मतलब होता है एक रेस्क्यू मौका बेकार करना। इस समय छोटी मैं को फिर से आश्चर्य हुआ कि वह पुराना मैन लगता है बारबेक्यू की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने निर्णय लिया कि अंधेरा होने के बाद ही प्रक्षेपण करे, जिससे पाए जाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। दोनों ऐसे ही रात गिरने का इंतजार करते रहे और सही समय देखते ही लिसा ने तुरंत सिग्नल गन का बटन दबाया, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय पर सिग्नल गन ने काम करना बंद कर दिया। देखते ही आदमी जल्द ही कार के पास पहुंचने वाला था। अगर अभी नहीं दागा तो दोनों इस बचाव के मौके को खो देंगे। नाखुश लिसा ने फिर से कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक रोशनी आकाश में चकाचौंध करती हुई गुजरी, फौरन ही उस व्यक्ति का ध्यान खींच लिया जो पुराने घर के पास था। छोटी सी ने तुरंत टॉर्च चलाई और हाथ पैर चलाने लगी, जिससे कि नीचे खड़े दो लोग जो टावर की चोटी पर फंसे हुए थे उनका ध्यान आकर्षित कर सके। देखते ही देखते जब घरनुमा वाहन इस तरफ आ रहा था, दोनों खुशी से अपने मुंह बंद नहीं कर पा रहे थे, मासूमियत से यह सोचते हुए कि आखिरकार वे यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन जब छोटी मिवांग युएनजिंग से ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि सामने वाला उनकी कार की खिड़की तोड़ रहा है। जाहिर है कि वह कार चुराने की योजना बना रहा है। इस दृश्य को देखकर दोनों जोर जोर से गाली देने लगे, लेकिन सामने वाले ने जाने से पहले टावर के ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय इशारा भी कर दिया। इस नजारे को देखकर बहनें पूरी तरह से टूट गई। अब न केवल उनकी एकमात्र मदद की गुहार लगने की संभावना खत्म हो गई, बल्कि उनकी प्यारी गाड़ी भी उन्हें गंवानी पड़ी। दोनों का चेहरा मुरझा गया और अगली सुबह का इंतजार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने राहत दल की कोई छवि नहीं देखी। ये स्पष्ट है कि उन्होंने कल जो फोन नीचे गिराया था वह अप्रत्याशित रूप से कुछ समस्या में पड़ गया है। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि यदि वे ऐसे ही रहेंगे तो या तो भूख से मर जाएंगे या प्यास से। इसलिए शाओमी ने सुझाव दिया कि नीचे का बैग ऊपर ले आएं, क्योंकि उसमें कुछ खाने की चीजें और पानी है, जिससे कम से कम तत्काल संकट का समाधान हो सके। लेकिन लिसा को लगता था कि यह बहुत खतरनाक है। लेकिन छोटी माई ने कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो आखिरकार दोनों यहाँ प्यास से मर जाएंगे। साथ ही बैग में एक ड्रोन भी है, जिससे वे मदद मांग सकते हैं। और दृढ़ निश्चय वाली छोटी माई ने सुरक्षा रस्सी को खंबे पर बांधा, मारा, फिर उसने नीचे की ओर सावधानी से चढ़ना शुरू किया। हालांकि उसने सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन जब सहारा हट गया तो उसके साथ अप्रत्याशित घटना घट गई। अच्छी बात यह है कि शाओ मेई के पास चढ़ाई का अनुभव काफी है। उसने समय पर खुद को स्थिर कर लिया। उसने एक लय पकड़ ली और धीरे धीरे बैग की ओर बढ़ने लगी, पर फिर भी वह बैग से थोड़ी दूरी पर थी। उसे अच्छी तरह पता था ये बैग ही उनका जीवन रक्षक है और किसी भी तरह उसे इसे लेना होगा। रस्सी की लंबाई बढ़ाने के लिए उसने अपने सुरक्षा हार्नेस को खोल दिया, मगर वह फिर भी बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए शाओ मेई को झूला झूलने के तरीके से प्रयास करना पड़ा।